हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग ट्रिक्स। बच्चों, आपने हमारे पहले के वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे की सीरीज़ करवाएंगे। सेकंड चैप्टर में आपको 20 क्वेश्चंस में आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। अब हम उसके आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जो MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में बहुत आते हैं। ठीक है, चलो तो फिर आगे का आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ था। हमने पहले भी पढ़ा था अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि। देखो बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्राह्मी और खरोष्टी ये दो लिपियां जो हैं इसके मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं वो इस लिपि में जो बहुत ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो हमें मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है वो हमें ब्राह्मी लिपि में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपके वही चार ऑप्शन है, चांदी का पहाड़, सोने का पहाड़, सोना या फिर हीरा। ठीक है, तो स्वर्ण आपको नाम से ही पता चल रहा है उसमें सोने का जिक्र जरूर होगा। स्वर्ण का मतलब ही होता है सोना। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी यानी कि सोने का जो पहाड़ है उसको उसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब अगला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। आपने महाजनपदों के बारे में पढ़ा होगा कि उस टाइम हमारे देश भारत में कितने महाजनपद थे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। 16 महाजनपदों की जो हमें प्रमाण है वो मिलते हैं, चाहे वो बौद्ध जो भी हमें रिटर्न सोर्सेज मिले या फिर जैन रिटर्न सोर्सेज मिले, इसमें हमें इसके प्रूफ मिलते हैं, इनका जिक्र देखने को मिलता है कि उस टाइम भारत पूरा मतलब उसमें 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है, मगध आधुनिक जनपद कहाँ स्थित था। हमने अपने पहले भी क्वेश्चंस में पढ़ा था मगध के बारे में। ठीक है, तो मगध जो आजकल है वो कहाँ पर है, मतलब आजकल वहाँ पे कौन सा हमें जगह देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि आधुनिक बिहार। जो हमारा आधुनिक बिहार है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर मगध है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जहाँ पे चंद्रगुप्त ने राज्य किया, ये जो जहाँ के हम अशोक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बिहार का हिस्सा था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, देवनापिय का अर्थ क्या है। देवनापिय है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका है हमारा ऑप्शन ए, देवताओं का प्रिय। देवताओं का प्रिय देवनापिय का अर्थ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। मुद्रा शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। मुद्रा, मुद्रा आप जानते हो, मुद्रा सिक्के होते हैं जो रुपए पैसे होते हैं आपके, उसको कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि देखो सिक्के संबंधित पुस्तक है या सिक्के बनाने की तकनीक है, सिक्कों का अध्ययन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, शास्त्र आपको पता चलता है एक तरीके से कोई पुस्तक सा आपको पता चल रहा है नाम से ही। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन मतलब जहाँ से हमें सिक्कों के बारे में पता चलता है कि पुराने टाइम में चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, किस तरीके के वो बनाए गए थे। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन करने का जो शास्त्र है उसको मुद्रा शास्त्र कहा गया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। बहुत ही फेमस और अच्छा क्वेश्चन है ये। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जो हमारे पहले शासक माने जाते हैं मौर्य साम्राज्य के। हमने पहले भी पढ़ा था कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और उसमें पहले वहाँ पे जो राजा था, जो घनानंद था नंद वंश का, उसको खत्म कर मतलब उसको हटाकर और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ऐसा माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य सबसे पुराना और पहला सबसे बड़ा राज्य वंश था हमारे भारत का। ठीक है, चलो आगे लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है।
स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है हमारा गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्त काल में हमने देखना आता है कि यहाँ पे मतलब सिर्फ यही नहीं कि वहाँ पे सोने के सिक्के और ये सब मिलते थे। स्वर्ण काल का मतलब वहाँ पे कृषि वगैरह हर दृष्टि से वो बहुत ज़्यादा मतलब संपन्न एक का समय माना जाता है। जो गुप्तों का समय था, कृषि उत्पादन वगैरह में कोई कमी नहीं थी, अच्छे तरीके से वहाँ पे संपन्नता थी, इस वजह से उसको स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। अर्थशास्त्र और इंडिका में किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? आपने पहले भी पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तकें हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। जितना भी हम पढ़ते हैं अशोक के बारे में या फिर उससे पहले क्या उसके बाद के राजाओं के बारे में, यहाँ पे हमें मौर्य वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिलता है उनसे मतलब पता चलता है हमें। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कि अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, वहाँ के राजाओं, वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियों के बारे में। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? आपको 4 ऑप्शंस बताए हैं, हमें ये बताने हैं कि इन चारों में से वो कौन सी जगह थी जहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ पर बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हमें जापान, सीरिया, श्रीलंका हमें यहाँ पे बौद्ध धर्म देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में नहीं फैला बौद्ध धर्म। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। किस शासक को पियदस्सी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला कहा गया है? मनोहर मुखाकृति वाला कौन था? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अशोक। अशोक को ऐसा कहा गया है। ठीक है, अशोक जानते हो मौर्य साम्राज्य का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक माना जाता है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो अशोक के ऊपर ही एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति जो हमें मिलती है वो उसकी रचना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन ए सही है बिल्कुल। हरिशेन जो है इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने तो की थी, लेकिन उस प्रयाग प्रशस्ति में किसके बारे में लिखा गया है? ठीक है, ऑब्वियसली आप प्रशस्ति जानते ही हो, वो राजाओं की, अपने जो राजा है उनकी प्रशंसा में लिखी जाती थी। ठीक है, जो भी उनका मतलब उनको खुश करने के लिए या फिर उनके बारे में ज़्यादातर प्रशस्ति में प्रशंसा ही की जाती थी, उनके बारे में अच्छी बातें लिखी जाती थी। ठीक है, तो आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में से वो किसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति है। हरिशेन ने जो प्रशस्ति लिखी थी उसमें किस राजा का जिक्र किया गया था, उसकी एक तरीके से उसकी प्रशंसा की गई थी। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है हमें प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गण या संघ नामक महाजनपदों पर शासन था, इनमें से किसका शासन था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कई लोगों को मिलाकर ये संघ, ये गण बनाए गए थे। ठीक है, सिर्फ राजा का नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं था। ठीक है, वो कई लोगों को मिलाकर बनाए गए थे, इस वजह से उनको कई लोगों का समूह मतलब माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अब देखो, इसमें पटना भी है, राजगृह भी है, पाटलिपुत्र भी है। ठीक है, समय समय पे हमने देखा राजगृह भी राजधानी थी, पाटलिपुत्र भी राजधानी बनी मगध की समय समय पर। ठीक है, लेकिन इसमें प्रारंभिक पूछा, यानी कि सबसे पहले जो कौन सा जगह था जिसको मगध की राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है हमारा ऑप्शन बी, राजगृह। राजगृह को सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया गया था। बाद में पाटलिपुत्र भी बनी थी मौर्य वंश के वक्त। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो पहली राजधानी थी वो माने जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत कौन था? एक यूनानी राजदूत था, हमने पहले अपने वीडियो में पढ़ा था कि जो कि ग्रीक से आया था। ठीक है, तो वो कौन सा राजदूत था? ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नाम से आपको पता चल रहा है एक विदेशी नाम है ये। ठीक है, ये ग्रीक से आया था, यूनानी
व्यक्ति था, ठीक है। ये चंद्रगुप्त के टाइम पर जब वो राजा था तब ये दरबार में यहाँ पर आया था और इसने पूरे भारत में यात्राएं की थी और जो भी इसने वहाँ पे देखा उसको अपनी पुस्तक में लिखा, ठीक है। इसकी पुस्तक का नाम हमने पहले भी पढ़ा था अपने क्वेश्चंस में, था इंडिका, ठीक है, जो ग्रीक लैंग्वेज में थी, ठीक है। वो एक यूनानी भाषा में बनाई गई थी और उसमें भारत के बारे में लिखा हुआ था, जो भी यहाँ मेगास्थनीज ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? एक आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या फिर शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसका नाम जरूर अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, अर्थ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ है कि राजाओं को किस तरीके से शासन चलाना चाहिए, राजनीति कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। शासन किस तरीके से चलाए जाने चाहिए ये उस बुक में लिखा है, कौटिल्य ने या चाणक्य ने कहा जा सकता है उनको, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन है, आपको देखकर ही पता चल जाएगा इसका आंसर कि धार्मिक है, राजनीतिक है, किस तरीके के हैं, ठीक है। तो या फिर आर्थिक है, सामाजिक है, ठीक है। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सी, राजनीतिक। अभी हमने पढ़ा कि वो राजनीतिक मतलब सिद्धांतों की पुस्तक थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राजनीतिक नीतियां बताई गई हैं अर्थशास्त्र की पुस्तक में कौटिल्य द्वारा। नेक्स्ट है, रज्जुक कौन थे इन चारों में से, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मौर्य साम्राज्य के जो अधिकारी हैं, मौर्य साम्राज्य में कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनको बोला गया था रज्जुक, ठीक है। आगे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? अभी हमने पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी जिसमें उसने भारतीय समाज के बारे में लिखा था, ठीक है। तो अपनी उस पुस्तक में, जो कि ग्रीक बुक थी, जो एक यूनानी बुक थी, उसके अंदर उसने क्या लिखा था, अपने हमारे जो भारत है उसको कितनी श्रेणियों में बांटा था? वो है ऑप्शन डी, 7 भागों में उसने हमारे जो भारतीय समाज को बांटा था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर कहां पर उल्लेखित है? वही वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है इसी तरीके से पेपर में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा अभी हमने, आप बता ही दोगे, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी मेगास्थनीज की इंडिका में। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज कैसे कितने भागों में बांटा गया है, या फिर कौन सा मतलब 7 भागों में जो बांटा गया है वो किस में उल्लिखित है, किस पुस्तक में उल्लिखित है, ठीक है। तो आपको हर तरीके से जवाब देना आना चाहिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सबसे ज्यादा जहाँ पे शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध था मौर्य समय में, वो कौन सा था, ठीक है। तो इसका हमारा है ऑप्शन बी, यानी कि तक्षशिला। तक्षशिला फेमस है इस बात के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इनमें से कौन सा वो वंश था जिसने नियमित रूप से सोने के गोल्ड कॉइन्स चलाए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुषाण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुषाण। कुषाण ऐसे थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे भारत में, ठीक है। बिल्कुल एक मतलब उनके सोने के सिक्के भी बहुत अच्छे, मतलब अच्छी मात्रा में हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि उसमें वो खोटा सिक्का है या फिर कुछ, शुद्ध सोने के सिक्के एक तरीके से चलाए गए थे, ये कहा जा सकता है कुषाणों को। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत इनमें से कौन कौन से हैं? देखो, मूर्ति कला से भी हमें पता चलता है वहाँ के बारे में, अर्थशास्त्र हमने पहले भी पढ़ा पुस्तक के बारे में, और इंडिका पुस्तक से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत जानकारी देती है, ठीक है। तो हमारे जो डी है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर ये तो बहुत इजी सा है, सभी बच्चों को याद हो गया होगा।
फिर है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। अशोक ने, हमने पढ़ा था कि अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, और कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब युद्ध लड़ा था, ठीक है। लेकिन इस युद्ध के बारे में हमें आज के टाइम पे कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अशोक का जो 13वां शिलालेख था, ठीक है, जो 13वां शिलालेख था उसमें हमें कलिंग युद्ध से उसकी मतलब उसकी लड़ाई हुई थी और उसने उसको जीत लिया था, इसके बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कलिंग युद्ध के बारे में आज हमें कैसे पता है, ठीक है। तो जिस शिलालेख से हमें पता चलता है वो है जो 13वां, अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो हमें कलिंग युद्ध के बारे में बताता है। आगे चलते हैं। कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 261 ईसा पूर्व। हमें देखने को मिलता है कि इस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था, अशोक और कलिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि चाणक्य के 3 नाम थे, ठीक है। तीनों जो नाम है वो व्यक्ति एक ही था, लेकिन उसके 3 नाम थे, ठीक है। अब इसका आंसर हो जाएगा हमारा विष्णुगुप्त। जो उसका बचपन से नाम रखा गया था वो हमने देखा है कि उसका नाम था विष्णुगुप्त। बाद में उसको कौटिल्य, चाणक्य, अन्य नामों से भी मतलब जाना गया, ओके। यही वो व्यक्ति था जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी। चाहे आपको कौटिल्य लिखा हुआ आ जाए पेपर में, चाहे चाणक्य लिखा है या विष्णुगुप्त लिखा है, ये तीनों एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। चलो अगला लेते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान सन्निधाता कौन था, कौन था मतलब ये किसको कहा गया है, ठीक है। तो ये है वहां का राजकीय कोषाध्यक्ष। जो राजकीय कोषाध्यक्ष हुआ करता था उसका मतलब उसकी देख रेख करना, उसकी देखभाल करना, जो राजा का कोष हुआ करता था, ठीक है, उसकी मतलब ये उसको काम दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी, ठीक है। जैसे आज हमारा रुपया चलता है, डॉलर आपने सुना होगा, विदेशों में डॉलर भी चलता है, उस तरीके से मौर्य समय में कौन सा जो मुद्रा थी वहां पे वो चलती थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पण। पण ये उस टाइम मुद्रा चला करती थी मौर्य साम्राज्य के वक्त, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी आपको मैं अपने अगले वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें सेकंड चैप्टर की इतनी वीडियो, बाकी आपको मैं थर्ड चैप्टर में आगे के एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। अगर आपसे कोई भी रिलेटेड ऐसा कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है बच्चों। ठीक है, फिर अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में।